न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। हालांकि ये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर पर आधारित होगा और अगली बार इसका जो भी इफेक्ट या इंपैक्ट होगा या जो भी कैलकुलेशन होगी वो देखनी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ आपका टीडीएस में बदलाव या आपकी रिटर्न फाइल करने में भी कई सारे बदलाव आने वाले हैं। धीरे धीरे कौन से आपको रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ये भी चीजें साफ होंगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, एक बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव ये है कि अभी तक आप 15G और 15H नाम के फॉर्म को लेकर जो डिक्लेरेशन बैंक में दिया करते थे, इंटरेस्ट और डिविडेंड पर आपको कोई टीडीएस या टैक्स ना लगे, आप उसकी घोषणा करते थे। अब वो फॉर्म बदलने वाला है। उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर्म नंबर 121 121। इस फॉर्म का क्या मतलब है, इस बदलाव से क्या फायदा होगा, आज धन की बात कार्यक्रम ये सारी चीजें जानेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कमलेश कुमार जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे टैक्स विशेषज्ञ हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन हमारे बिजनेस डेस्क के एडिटर शिशिर चौरसिया जी। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 15G 15H खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन है उनको बड़ी आस होती है, बड़ी राहत इस फॉर्म से मिलती है। अब ये बदलने जा रहा है तो हमें लगा कि लोगों को, दर्शकों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि बेफिजूल का टैक्स कट जाता है और वो नुकसान भी होता है। सिर्फ सीनियर सिटीजन ही नहीं, किसी को भी। अब मान लिया जाए कि कोई गृहिणी है, वो 10-5 रुपए बचा के 100 रुपए बचा के 10,000 रुपए का कोई एफडी कराई है, तो एफडी पे जब इंटरेस्ट बैंक देता है तो उसमें से वो टीडीएस काट लेते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप काट लेता है। उसी तरह कोई और हैं या हम ही आप हैं, कमाने वाले हैं, इतनी आमदनी नहीं है कि इनकम टैक्स कटे। 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए, 500 रुपए का वो रेकरिंग डिपॉजिट कर लेते हैं, या कोई और मियादी जमा खाता खोल लेते हैं, या सेविंग अकाउंट में भी जो पैसा होता है उसका भी इंटरेस्ट होता है। उसका भी इंटरेस्ट होता है, वो भी टैक्स कट जाता है। वो आप यदि नहीं बताएंगे बैंक को तो वो आपका टैक्स काट के वो उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, टीडीएस काट के। तो इससे बेहतर है कि आप अप्रैल महीने में, जैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो, अप्रैल महीने में जाइए और बोलिए कि मैनेजर साहब हमको, पहले कहते थे कि फॉर्म H या G जो भी हो वो दे दीजिए, और अब कहेंगे कि मैनेजर साहब हमें फॉर्म 121 दे दीजिए, हमें फॉर्म भर के देना है। क्यों देना है भाई? तो नहीं भाई, हमारी उतनी आमदनी तो है नहीं कि हमारा टैक्स कटे, तो उसी का वो फॉर्म भर के, जब एक बार आप फॉर्म भर के दे दिए तो साल भर के लिए छुट्टी। तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है? आप डिक्लेरेशन ये कैसे चेक होगा? आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, आप एक सम्मानीय नागरिक हैं, तो बैंक को इतना भरोसा है। अच्छा। और बाकी वो देख लेंगे कि आपकी किस तरह की, उसमें आप गलत डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो वो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो कुल मिलाकर अगर जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है अप्रैल में, हम ये डिक्लेरेशन दे देते हैं फॉर्म 15G के तहत, और फॉर्म 15H होता है सीनियर सिटीजन के लिए। इस पर हमारे गेस्ट और ज्यादा रोशनी डालेंगे। तो अब वो फॉर्म 121 देना होगा, और ये फॉर्म 15G और 15H दोनों के लिए 121 होगा। क्या कुछ होगा, यही सारी चीजें कमलेश सर से जानेंगे। कमलेश सर, हम दोनों ने जो भी मिलकर जो जानकारी देने की कोशिश की या जो डिस्कस किया, उसमें अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो, किसी तरह की कोई त्रुटि हो, कुछ अधूरी बात हो, उसको पहले कंप्लीट कीजिएगा और फिर समझाइएगा जरा। हाँ, अभी आप लोग नमस्कार, सभी नवभारत टाइम्स के दर्शकों को नमस्कार, आप लोगों को नमस्कार। देखिए, ऐसी अभी आप लोगों ने बातों में बोला कि सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट, देखिए सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस नहीं करता। अच्छा। बाकी आप लोगों ने ठीक कहा है, जो भी सब चीजें बिल्कुल ठीक है जी। तो सेविंग बैंक अकाउंट में सर कितने का, मतलब जितने भी आएंगे सब पे? सर इसमें कोई लिमिट नहीं है सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट का, टीडीएस काटने की। मतलब आपको 1 रुपए मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, बैंक उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। ओके, ठीक। तो ये फॉर्म 15G और 15H किस लिए इस्तेमाल होता था, फिर इसमें भी थोड़ा रोशनी डालिए। और अब ये फॉर्म 121 का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या बदलाव है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 था उसे रिप्लेस करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो गया, और जो इनकम टैक्स रूल 1962 था वो इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स रूल 1926 आ गया, जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है।
और हम लोग आज 8 दिन हो गए, हम न्यू एरा में आ चुके हैं। इस दिन अब जितने भी फॉर्म्स पुराने थे, जितने भी टाइप्स के इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म्स हैं, सब रिप्लेस हो गए, सब नंबर्ड हो गए। जैसे 15G एस फॉर्म 16 होता था टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए, 16A होता था, 26S होता था, मतलब इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स होते थे। ये सारे के सारे रिप्लेस हो गए, उनको नया नाम दे दिया गया है। काम वही कर रहे हैं, 15G और H वाले ही काम होने हैं। काम क्या है? ये एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें असेसी जो करदाता होता है, जो उपभोक्ता है, जो वो क्या करता था, बैंक को जाता था, बैंक को बोले कि 50,000 रुपए से पहले 10,000 रुपए से ऊपर इनकम होती थी टीडीएस काट लेते, 50,000 से ऊपर अगर आपके एफडी पे इंटरेस्ट आता टीडीएस काट लेते। तो जब टीडीएस का, लेकिन ओवरऑल इनकम उनकी टैक्सेबल नहीं है। जो मिनिमम एग्जेम्पशन 2.5 लाख या 3 लाख या 7 लाख या आज के डेट में टोटलिटी में बात करूं 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं आएगा। तो अगर किसी की इनकम इसके अंदर अंदर है तो अगर वो टैक्स टीडीएस कट जाएगा, इसके लिए मजबूरी में उसको रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न 4 लाख से इनकम से ऊपर वालों को फाइल करना तभी भी कंपलसरी है। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख है न्यू टैक्स रिजीम में, 2.5 लाख है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर इसके अंदर लोगों की इनकम है और वो चाहते हैं टीडीएस ना कटे, उसके लिए फॉर्म पुराना जी, जो अब जो 60 साल से कम होते थे उनके लिए, और जो 60 साल या प्लस के होते थे 15H होता था उनके लिए। तो जिससे कि हम बैंक को देते थे या अपने कंपनीज को देते थे जो डिविडेंड काट रहे हैं, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो डिविडेंड दे रहे हैं, या फिर कोई डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, या बैंक पे एफडीज दे रहे हैं, या कोई पोस्ट ऑफिस में एफडीज दे रहे हैं। जहां जहां से आपको इंटरेस्ट डिविडेंड कोई इनकम जनरेट हो रही है और आप चाहते हैं कि मेरी टोटलिटी इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ऐसे लोगों को अगर टीडीएस कट जाएगा, इस टीडीएस को रिफंड लेने के लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेगा, हो सकता है प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़े, उनको खर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मान लो कि 1,000 रुपए का टीडीएस कटेगा, अब वो 1,000 रुपए को वापस नहीं फाइल करते रिटर्न, इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएंगे। अगर फाइल करते हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा, जबकि रियल में उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। ऐसे बचने के लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन था कि ऐसे लोगों के लिए आप 15G और H दे दे और अपना टैक्स टीडीएस ना कटवाए, ताकि पूरी इनकम आ जाए और रिटर्न फाइल करने की जरूरत ना पड़े। तो अभी जो 15G H की नया फॉर्म आ गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया, दोनों को मिला के एक फॉर्म कर दिया था, फॉर्म 121 121। ये नया फॉर्म है, ये G और H दोनों को मिला के एक ही फॉर्म है। वहां पे कॉलम है टिक करने का, आप 60 साल से हैं या नहीं है, मतलब सीनियर सिटीजन है या नहीं है, आप ऐसा समझ। तो दोनों को मिला के 15G और H को मिला के एक ही फॉर्म आ गया, ताकि लोगों को सहूलियत हो, कंफ्यूजन ना हो। कई बार ऐसा होता है आदमी 60 साल से ऊपर का है, वो 15G भर के ले जाता है, फिर उसको H भरवाना पड़ता है। जी तो सर इसी तरह से जैसे आपने कहा कि कई सारे फॉर्म्स में बदलाव किया गया है, उनको नंबर दिया गया है, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं। तो ये आपने फॉर्म नंबर 121 को बताया जो रिप्लेस किया गया है फॉर्म 15G और H के साथ। इसी तरह से बाकी और जो फॉर्म है उसमें क्या बदलाव किया गया है, वो किस काम आते थे, थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को इस बारे में भी आप बताएं। सर मैं आपको बताऊं, जैसे 120 जैसे 26 ईयर्स होता था, 26 ईयर्स जो होता था उसकी जगह पे 168 आ गया। अब 26 ईयर्स आप देखने जाएंगे, अब आज की डेट में जो टीडीएस कटेगा अप्रैल ऑनवर्ड, वो 168 में दिखेगा। तो अभी लोगों के दिमाग में 26 ईयर्स है और फॉर्म 16 है, जैसे सैलरी सर्टिफिकेट होता था, फॉर्म 16 जो सैलरी सर्टिफिकेट होता था उसकी जगह पे फॉर्म आ गया 130। अभी जैसे लोग एम्प्लॉय आगे से जब काम करेंगे, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को साल खत्म हो जाता था, रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 मिलता है आज की डेट में, अभी भी फॉर्म 16 ही मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए फॉर्म 16 ही मिलेगा। लेकिन अब जो मैं फॉर्म 168 जो फॉर्म 130 की बात कर रहा हूं, ये मिलेगा आपको अप्रैल मतलब कि मार्च 2027 के बाद, अगले साल जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर मिलेगा 130 नंबर। और 16A जो लोग कंसल्टेंट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जो लोग अदर देन द एम्प्लॉइज कैटेगरी में हैं,
मतलब जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। हाँ, और उसके लिए वो फ्रीलांसर्स भी हो गए जो जी। इन्हें बैंक एफडी पे जो टीडीएस काट रहा था उसमें 16A देता था, अगर आपको याद हो तो 16A, ठीक है, उसको हटा के रिप्लेस करके 131 नंबर फॉर्म कर दिया गया। तो जो ये 16A आम लोगों से जुड़ा हुआ मैटर है, जो जिसमें इसको चेंज कर दिया, जैसे मैंने बोला 26 ईयर्स पे तो उसको 168 नंबर फॉर्म कर दिया गया। और जितने भी, और जो हमारा अभी का जो वो पॉइंट था 15GH, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती थी, सीनियर सिटीजन है नहीं है, तो उन्होंने ये अच्छी बात कर दी कि सबको मिला के एक ही फॉर्म। और इसमें आज के डेट में क्योंकि ये नया सिस्टम है, अगर आप लोग जो भी दर्शक सुन रहे हैं, हो सकता है वो बैंक को जाके दे रहे हो, तो कई 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 बैंकों के अंदर ये फॉर्म अवेलेबल भी नहीं होंगे। आपको बताओ, अभी मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे जी सर? हाँ, हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर फैसिलिटीज थी 15G और H फाइल करने की। आप अपना लॉगिन करो, वहीं से 15G और H फाइल कर दो, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, या इसमें कुछ समय लगेगा। इसके एवज में बैंक्स ने क्या कर दिया, हार्ड कॉपी में 121 नंबर फॉर्म साइन करवा के अपने पास रख रहे हैं और खुद डेटा पंच कर रहे हैं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में अभी तक चीजें अपडेट नहीं हुई है, अंडर प्रोसेस है, या कुछ बैंकों में हो चुका होगा, लेकिन कुछ बैंकों की ये प्रॉब्लम है। ये मेरी आज भी बैंकर से इस टॉपिक पे बात हुई है। अच्छा सर, एक चीज और, ये जैसा आपने शुरुआत में भी जिक्र किया कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने के फॉर्म्स में भी तब्दीली आएगी क्या? तो और ये भी क्लैरिफाई कर दें कि भाई इस बार जो आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे उसमें तो वो पिछले ही फाइनेंशियल ईयर वाला चलेगा, लेकिन जो नेक्स्ट, हाँ, ITR फाइल करने, अभी जो रिटर्न्स फाइल करेंगे हमारा भी पुराना ही चलेगा सर, क्योंकि ये आगे के लिए अगर फॉर्म में तब्दीली आई हो, आगे का भी अगर हम अभी से ही बता दे चले। फॉर्म्स, अभी वो फॉर्म्स नहीं आए, ठीक है, अभी वो फॉर्म्स नहीं आए, इसलिए अभी तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। अभी जो फॉर्म्स आए हैं, ये फॉर्म्स आए हैं जो पुराने वाले हैं, अपडेटेड। एक सर यहाँ सवाल है दर्शक का कि हम सिंपल एक 1-to-1 फॉर्म साइन करके दे दें और हम बता देंगे बैंक को कि हम टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो बैंक इसका कोई वेरिफिकेशन करेगा या ऐसे ही विश्वास कर लेगा? और यदि मेरी आमदनी ज्यादा हो, हम वहां गलत बोल दें, वो टैक्स नहीं काटेगा, तो बैंक क्या करेगा? इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, एक वो व्यक्ति है जिसका पैन कार्ड है और एक वो व्यक्ति है जिसका पैन कार्ड नहीं है। देखिए सर, ऐसा है, पैन कार्ड कंपलसरी है, ठीक है, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है उस केस में TDS 20% कट जाएगा। आपको इस पे नहीं कर सकते कि पैन कार्ड नहीं है, एग्जेम्पशन तभी मिलेगी TDS नॉन डिडक्शन का, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जो था कि कैसे पता लगे कि किस इनकम पे कम है ज्यादा है, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं उसमें भी सेल्फ डिक्लेरेशन है ये, इनकम टैक्स वाले आपसे जबरदस्ती भरवाते नहीं है, आप कितनी इनकम कौन सी दिखाएंगे, ये तो आपको सेल्फ इवेल्युएट करना है, सेल्फ असेस करना है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करो। कल को पकड़े गए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाएगा। तो सेम वे में इनकम टैक्स जो 15GH की जगह पे जो हम फॉर्म 121 आया है, हमें सेल्फ डिक्लेयर करना है कि हमारी इनकम नहीं है। अगर इनकम नहीं है, गलत अगर हम करते हैं तो उसका अलग पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इनकम कम है, आप ज्यादा और कम करोगे, टोटलिटी में मिसमैच कहीं ना कहीं आएगा। जिस तरीके से आजकल मशीन लर्निंग है, AI यूज हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, आप देख लीजिए, आप तो मैंने बताया था, हमने पहले एपिसोडों में हमने ये कवर किया, आप अगर 100 रुपए का डिफरेंस करके इंटरेस्ट में देख लो, आपके पास नोटिस आएंगे, इनकम टैक्स को कैच कर लेगा, क्योंकि AI का जमाना है, डिफरेंस कुछ भी कर लो, सारा का सारा डेटा फिल्टर हो जा रहा है, किसी टू नोटिस कर दे रहे हैं, तो नोटिस भी सिस्टम से जा रहा है, जिसके अंदर उनको अलर्ट हो रहा है, मतलब कि आप वो गलत कर ही नहीं सकते। अगर गलत करोगे तो देयर इज हैवी चांसेस टू इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो उसमें सर यदि हमने मान लिया जाए कि किसी ने गलत दे दिया लिख के कि नहीं मेरा नहीं बनता और असली में उसका बनता था, तो इस पे क्या इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रावधान है? क्या पेनल्टी या फिर उसके ऊपर और कुछ दंड लगाया जाता है?
देखिए सर, उससे इनकम टैक्स को लॉस नहीं होता। अगर आपका इंटरेस्ट, बात को समझिए, आपकी इनकम बनती है, ज्यादा है, लेकिन आपने कहा कि फॉर्म 15G की जगह पर जो 121 दे दिया, 121 दे दिया, तो बैंक ने आपका टीडीएस नहीं काटा। उसमें लिखा होता है, इनकम डिक्लेयर किया जाता है, इस साल की आपकी कितनी इनकम है। ये भी पता होता है कि उस फॉर्म के अंदर आपने कितनी जगह पे कितने नंबर आपने ये 121 या 15G जो दिए हैं अभी तक, कितने नंबर दे चुके हैं, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, पांच जगह, वो भी लिखने पड़े। और ये भी टोटल इनकम कितनी है आपकी एक्सपेक्टेड, ये सारी चीजें लिखी जाती है। नंबर 1, अगर किसी ने गलत किया, एग्जांपल एफडी का इंटरेस्ट तो कम है, लेकिन उसका रेंटल इनकम आ रहा है, और रेंटल इनकम को कैच करने का तरीका नहीं है उनके पास, बैंक थोड़ी करेगा। दिस नॉट अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बैंक। आपने जो दिया, बैंक तो वैसे प्रोसेस करेगा ऑन दैट बेसिस, लेकिन दिस इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द असेसी। जब वो अपने रिटर्न फाइल करेगा, रेंटल इनकम को कंसीडर करके करेगा। जब रेंटल इनकम जोड़ेगा, इंटरेस्ट जोड़ेगा, बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर वो टैक्स देगा। क्योंकि क्योंकि उसने टीडीएस नहीं कटवाया, और इनकम 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी होने पे उस पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी और आ जाती है, और एडवांस टैक्स ना देने पे उस पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग जाएगा। अल्टीमेटली उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। टीडीएस कटने से कम एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तो नहीं आ रही थी, या उसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा था। अगर ऐसा करता है वो एडवांस टैक्स, देखो टीडीएस भी काइंड ऑफ एडवांस ही तो है, आपकी इनकम से पहले कट गया। लेकिन अगर आप नहीं करवाते और आप एडवांस टैक्स लायबिलिटी में कवर होते हैं, आपकी सारी इनकम पे आपको क्वार्टरली एडवांस में टैक्स देने पड़ेंगे, सेल्फ में जाके खुद ही डिसाइड करना है। अगर नहीं करेंगे, जब वो आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको उस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, और उसके ऊपर आपको 234A-B-C का इंटरेस्ट भी लगेगा। दिस इज कंपनसेशन। इसमें सर शेयर बाजार हो गया, शेयर के डिविडेंड में भी ऐसा कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, पीएफ में जो निकासी होती है उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ, मतलब एक ही जगह देने से काम चल जाएगा, या हर जगह, जैसे किसी के पास शेयर, कुछ कंपनियों के शेयर है, उनका डिविडेंड इनकम होता है, तो सबको अलग अलग देना होगा, या एक ही जगह देने से काम चल जाएगा? देखिए सर, एक एक करके बात कर दो। देखो, हर बैंक डिफरेंट है, तो हर बैंक को अलग अलग देना पड़ेगा। आपके एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट है। अब बात करते हैं डिविडेंड का, क्योंकि आपका कोई ना कोई डीमैट, किसी न किसी आपके पास डीमैट अकाउंट होल्डर करते होंगे, तो आप अपने एक जगह देना है। सारे बैंक, सारे शेयर्स, जितने कंपनी के आपके पास शेयर्स है, सब उसके थ्रू हो रहा होगा, क्योंकि ये डेटाबेस शेयर करते हैं, एक कंट्रोल करते हैं। तो एक ही जगह शेयर्स के केस में इस बजट में आया है, आपको एक ही अपने डीमेट, जिस कंपनी में, जिस अथॉरिटी के पास आपका डीमेट अकाउंट है, आप उनको डिक्लेरेशन दे दो 121। एक ही जगह देने से सब जगह कवर हो जाएगा, जो डीमेट को लिंक करते हैं, चाहे शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, सबको अलग अलग देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो भी डीमेट अकाउंट, चाहे बैंक में हो या किसी अन्य संगठन में हो, तो वहाँ आप दे दें 121। तो आपका म्यूचुअल फंड यदि वहीं से होगा तो वहाँ हो जाएगा, या नहीं तो आप, बहुत लोग होते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट ले लेते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, तो फिर उनको क्या वहाँ उस म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके देना होगा 121? बिल्कुल सही। ये जो एएमसी है उनको देना पड़ेगा। देखिए, जो आपका कस्टोडियन है, डीमेट अकाउंट होल्डर, जिस कंपनी में, जिस बैंक में आपका डीमेट है, वहां से लिंक जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है, चाहे शेयर है, म्यूचुअल फंड है, आप तो उनको एक ही जगह दोगे, ये सब में कवर हो जाएगा। लेकिन जो उस डीमेट में नहीं है और किसी तरीके से वहां लिंक नहीं कर रहे हैं, तो उसको आपको इंडिविजुअली देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज की इस पूरी चर्चा में हमने जो भी भ्रांतियां थी या जो भी और ताज़ा जानकारी देनी थी फॉर्म 15G-H और जो नए बदलाव आ रहे हैं इस इनकम टैक्स एक्ट के बाद, वो हमने कमलेश सर के जरिए अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दी है बातें। और फिर भी अगर कोई शंकाएं या कोई भी अभी सवाल आपका है तो आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रमों में हम उसकी चर्चा करते हुए जवाब लेने की कमलेश सर से कोशिश करेंगे। कमलेश सर, आज धन की बात के एपिसोड में हम नवभारत टाइम्स पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शिशिर जी, आपका भी।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।